नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का मैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में एक और वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग अभी तक क्या-क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर क्या भूमिका थी, बैकग्राउंड था, ठीक है? कैसे करके हमारे पास आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के तहत शिक्षा में ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे आरक्षण रिजर्वेशन का प्रोविजन आया, ठीक है? अभी हम ये सब कुछ भी समझ चुके हैं कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में क्या झगड़ा चल रहा था, ठीक है? ये एक बुनियाद बन गया आने वाले केसेस के लिए, ये एक ट्रेडमार्क बन गया आने वाले केसेस के लिए, ठीक है? झगड़े की जड़ नहीं कहते जिसको, ये झगड़े की जड़ बन गया, ठीक है? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आने वाली वीडियो में आज हम कुछ और स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। हम कुछ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या जुडिशरी की इंपॉर्टेंस थी उस पे बात करेंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को मुझे ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम पे। अगर आप सभी लोगों को कोई भी डाउट होता है इन वीडियो से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी आईडी है। आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हो त्रिपाठी अंशुल @gmail.com पे। और इस सेशन की जो पीडीएफ होती है मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है फॉर पीडीएफ, ठीक है? और आप सभी लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रीशियस कमेंट्स जरूर नीचे मेंशन कीजिए, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमें अपनी वीडियोस में क्या अपडेट, क्या चेंजेस करने हैं। और आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से तो क्या होगा कि आप तक हमारा कंटेंट सबसे पहले पहुंचेगा और आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल ऑल करके नोटिफिकेशन पे आप लोग इसको सेट कर दीजिए, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड सॉरी बताया, क्या हमारे पास हो चुका है, ठीक है? कैसे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में हमने डिफरेंशिएट किया। अभी लास्ट जो हमने केस देखा उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 एकदम अलग अलग है, ठीक है? आर्टिकल 368 फिर भी सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि संसद के पास पावर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नॉर्मल प्रोसीजर तो है नहीं, ठीक? नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, इस वजह से आप आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में मेंशन एक्ट से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अलग अलग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है, ठीक है? और ये अलग अलग है, तो इस वजह से जो उस टाइम पे केस चल रहा था उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड बताया, ठीक है? और गवर्नमेंट का फेवर लिया। ये अभी तक की क्या चल रही है, बैकग्राउंड में, हमारे बैकड्रॉप में क्या चल रही है, चीजें चल रही है, स्ट्रक्चर चल रहा है, क्रक्स चल रहा है, ठीक? अभी देखिए, मई 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी, ठीक है? डेथ हो गई थी, लेकिन उनके मरने से पहले वो 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका जो प्रोसीजर था वो शुरू कर गए थे। अब ये है क्या चीज, ये अब ये क्या नया फंडा आया? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जनरली क्या हो रहा था कि कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पे जमींदारों की जमीन को लेना गवर्नमेंट के लिए क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। लाइक पंजाब, लाइक राजस्थान, ठीक है? कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पे जमींदारों से जमीन ले पाना मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए यहाँ से रिलेटेड, क्योंकि जुडिशरी यहाँ पे क्या कर रही थी, एक्टिवली क्या कर रही थी, ओवर रीच कर रही थी, इसलिए क्या किया, नेहरू जी ने प्रोसेस में लगा गए थे कि जो यहाँ पंजाब में, राजस्थान में, इन स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे उनको इन्होंने क्या कर दिया था, 9th शेड्यूल में डाल दिया था, ठीक? 9th शेड्यूल आप लोगों को एक बार फिर बता दूं, 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट मेंशन कर दिया जाता था या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शिफ्ट कर दिया जाता था, उस पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, कोई भी इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था, ठीक है? इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था, ठीक? ये आप लोगों के बात में क्लियरली समझ होगी, ठीक? आप लोग इस बात को क्लियरली समझ रहे होंगे, ठीक? अब एक केस आया, उभर के आया एक केस। अभी तक तो हमने शंकरी प्रसाद जी का केस देखा, अब हमारे पास 1965 में एक केस आया, सज्जन सिंह। अगेन वही बात,
वही मुद्दा कि इन्होंने आर्टिकल 17 पे क्या किया, क्वेश्चन उठाया जी, कैसे कर दिया जी आपने ऐसा। ये फिर वही वाली बात हो गई, आर्टिकल 13, आर्टिकल 368। वही मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियो में कि अब सारे केसेस घूमेंगे, जजमेंट चेंज होते जाएंगे, लेकिन सारे केसेस घूमेंगे आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 के तहत। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी फिर यहाँ पे सेम क्या हुआ, यहाँ पे क्या स्थिति बनी रही, यहाँ पे भी अभी गवर्नमेंट क्या भी थी, गवर्नमेंट कमजोर रही थी, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल थी, ठीक। 65 में किसका कौन थे, हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे सेम सिचुएशन चल रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी, सज्जन सिंह वाले केस में भी क्या, जो पिछला जजमेंट था उसको कैरी ऑन कर दिया, ठीक है। कहा कि नहीं, हम चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 क्या है, अलग अलग है। अभी आप लोगों के पास ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है जिससे हम इसको क्या कर सके, ओवरलैप करें। लेकिन इस पूरे जजमेंट की दुनिया बदल दी अगले केस ने। नेक्स्ट केस है हमारे पास 1967 में गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, ठीक है। गोलकनाथ केस जनरली क्या था, ये दो भाई थे, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ और एक का नाम था विलियम गोलकनाथ, ठीक है। ये दोनों भाई थे, इन लोगों के पास जमीन थी कितनी, 500 एकड़ की जमीन थी, ठीक है। 500 एकड़ की जमीन थी। उस ही समय, इस टाइम पीरियड के अप्रॉक्स क्या हुआ कि पंजाब ने एक लैंड रिफॉर्म सेटलमेंट क्या किया, पास किया, एक्ट पास किया, एक एक्ट पास किया। उसमें इन्होंने कहा कि अगर किसी फैमिली में जैसे 500 एकड़ जमीन है, ठीक, और दो पुत्र हैं, एक हेनरी गोलकनाथ और एक विलियम गोलकनाथ सॉरी, तो इन दोनों के पास 30 एकड़ जमीन ही आएगी। बाकी की जो जमीन होगी, बाकी की जितनी भी जमीन बची, वो गवर्नमेंट क्या कर देगी, एक्वायर कर देगी और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जिनको जरूरत है। समझ गए आप लोग क्या स्थिति बन गई। तो ये केस हुआ, इसके लिए क्या गए ये लोग, सुप्रीम कोर्ट गए, ना जी ना, ये गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल गड़बड़ है। तो इस वजह से कोर्ट में बैठी बेंच, थोड़ा बेंच समझ लेते हैं क्या होता है। हाई कोर्ट में जनरली एक जज, दो जज, तीन जज, इससे ऊपर नहीं बैठती है बेंच, ठीक है। इन बेंच को कहते हैं डिविजनल बेंच, ठीक है, जिसमें दो या ज्यादा लोग, ज्यादा चीफ जस्टिस बैठते हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा जस्टिस बैठते हैं, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। सुप्रीम कोर्ट में सेम होता है, बेंच इसी को कहते हैं। जजेस जब किसी केस के लिए पीठ बैठती है, उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, उसको ही बेंच कहते हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग चीज है। अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आई है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले केस में मिनिमम 5 लोगों की जजेस या 5 से ज्यादा जो जजेस होती है उसकी बेंच बैठती है, ठीक। अब 5 से ज्यादा उनकी किनकी जजेस की बेंच बैठती है, तो ये रूल है, ठीक है। ये ऐसे ही मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये रूल है। दूसरी बात, इस पे पहला रूल तो मैंने आपको बताया, 5 से ज्यादा लोगों की बेंच बैठेगी। दूसरा, अगर आप किसी डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए, आप डिसीजन को रिकंसीडर कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए बैठे हो, तो जैसे अगर एक एक जजमेंट में या फिर एक केस पे अगर 7 लोगों की बेंच बैठी, ठीक है, अगर इसी केस को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने लिया, तो अब इसमें 7 से ज्यादा लोगों की बेंच बैठेगी, तो अब 11 लोगों की बेंच बिठा देंगे ये लोग, ठीक है, 9 या 11, ठीक, पर 7 से ज्यादा नंबर होना चाहिए इस डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए। उससे ज्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठानी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बेंच से रिलेटेड, अब देखो, ये एग्जैक्टली सेम चीज हुआ गोलकनाथ केस में। क्या हुआ कि 11 जजेस की क्या बैठी, बेंच बैठी, ठीक, 11 जजेस की बेंच बैठी और 6-5 से क्या हुआ, डिसीजन गया। 6-5 से डिसीजन क्या गया, गोलकनाथ के फेवर में गया जी। अब गवर्नमेंट के फेवर वाला डिसीजन नहीं रहा। अब जो जजेस, जो बेंच बैठी, उसने क्या कर दिया, एकदम से पलट दिया मामला, जजमेंट ही पलट दिया। अब सोचो, थोड़ा एक चीज दिमाग में डालो कि 1950 से चल रहा है मामला और 1967 तक बात आ पहुंची है हमारे पास, ठीक है, 1967 तक बात आ पहुंची है। इतने साल के बीच में
पीछे से अगर बाय द वे यहाँ पे जजमेंट चेंज हुआ तो पीछे का सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन लेकिन इस बेंच ने इतना ध्यान जरूर दिया, इस बेंच ने ये बोला कि इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। काफी सारे देश इसको मानते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का क्या मतलब है कि अभी तक जो चलता आया है वो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे अब चेंज होगा, आने वाले टाइम पे जो हम जजमेंट दे रहे हैं ये जजमेंट क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, पीछे वाले की बात नहीं लेंगे। अब अगर पीछे चेंजेस करने लगे तो 22-17 साल में तो कितने केसेस में होंगे, उनमें चेंजेस करना पड़ जाएगा। तो आज के बाद जब जजमेंट आ रहा है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी चेंजेस होंगे वो जो नया लॉ आ रहा है उसके हिसाब से होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिसीजन आया, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। ठीक, समझ गए आप। अब डिसीजन क्या था, डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी तो सुनेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 368 एक्ट है, आर्टिकल 13 भी एक्ट है। ठीक, तो ये एक्ट है, कुछ ज्यादा अलग है नहीं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और यहाँ भी एक्ट मेंशन किया गया है। तो अगर ये एक्ट भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो नहीं, हम नहीं मानेंगे, नहीं माना जाएगा। और ये वो दौर था 1967 में, जहां पे क्या, जहां पे इंदिरा गांधी जी की क्या हो रही थी, इंदिरा गांधी जी प्रेसिडेंट पद को क्या कर, सॉरी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर पद को क्या कर रही थी, संभाल रही थी। इनका इनिशियल टाइम था, ये शुरुआती दौर था। इस वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट सडन, अभी देखो आप जनरली फील करोगे, हमेशा होता है ये कि अगर आपके पीएम बहुत स्ट्रांग है, ठीक, तो प्रेसिडेंट जी थोड़ा विनम्र हो जाता है, डाउन हो जाते हैं। इवन कोर्ट भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अगर आपका पीएम ज्यादा एकदम स्ट्रांग नहीं है, पीएम थोड़ा डाउन पड़ गए, तो प्रेसिडेंट जी स्ट्रांग हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। सेम चीज होती है। ठीक, देखा आपने, जैसे नेहरू जी थे, एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब जिस टाइम तक उनका टाइम पीरियड था, उस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट क्या था, स्ट्रांग नहीं था। प्रेसिडेंट जी जो कि लाल बहादुर, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो भी इतना उनसे अनबन बनी रहती थी जवाहरलाल नेहरू जी की, लेकिन ठीक था, लेकिन एकदम एक्टिवली नहीं, डोमिनेट नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही हाँ इंदिरा गांधी जी आई, सुप्रीम कोर्ट को डोमिनेट किया, सुप्रीम कोर्ट भी डाउन पड़ गया। जैसे मोदी जी हैं अभी, मोदी जी हमारे बहुत पावरफुल नेता है, पावरफुल प्रधानमंत्री है, ठीक, तो अभी सुप्रीम कोर्ट डाउन रहता है, ठीक है, विनम्रता से बात करता है। ठीक, और जैसे ही आपने देखा होगा कि राजीव गांधी जी का टाइम आया था तो सुप्रीम कोर्ट चढ़ गया था, प्रेसिडेंट जी चढ़ गए थे। ठीक, ये चीज है, ये हमेशा ध्यान में रखनी है आप लोगों को बात। तो अभी डिसीजन क्या आ गया, हमने देख लिया 13 और 368 क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कर दिया। तो थोड़ा हम बैकग्राउंड समझे, अब बैकग्राउंड समझते हैं कि सिचुएशंस क्या थी। अभी हमने केस तो बड़े इजीली पढ़ लिए, ठीक, कि ऐसा 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 हुआ जी, लेकिन अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री अपने आप को कैसे चेंज करती है। ठीक, हिस्ट्री धीरे धीरे कैसे क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है। देखिए 1962 से बात करते हैं हम थोड़ा। 1962 में क्या हुआ, थर्ड लोकसभा के इलेक्शन में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बड़ी धूमधाम से, बहुत अच्छी मेजोरिटी से, क्या तीसरी बार बन गए क्या, आजाद भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, बने। तो सेम एंड पे अभी किसका कार्यकाल खत्म हो रहा था, कार्यकाल खत्म हो रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जवाहरलाल नेहरू जी से बनती नहीं थी, ज्यादा नहीं बनती थी। ठीक, बनती नहीं थी, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने तो पहले प्रेसिडेंट तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनका टर्म एक बार फिर क्या हुआ, रिवाइज हुआ। ठीक, दूसरे टर्म के प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही बने। ठीक, तीसरे टर्म में तो जवाहरलाल नेहरू जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, ना जी, राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं बनाएंगे। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद ही बोला कि मैं उम्मीदवार ही नहीं हूँ। ठीक, तो इस वजह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत अद्भुत प्रतिभावान, अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति थे, इनको क्या किया गया, इनको राष्ट्रपति बनाया गया। एक और बात थी, क्योंकि अभी तक जो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे वो क्या थे,
वो नॉर्थ साइड से थे। हमारे इंडिया का मैप देखा जाए नॉर्थ साइड से थे, तो थोड़ा साउथ को कवर करने के लिए क्या कर दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति बन गए ये। अभी इस बीच क्या हुआ इस बीच 1962 में क्या, इंडो चाइना वॉर भी। ठीक है, इंडिया तो आंख बंद करके चाइना का सपोर्ट कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डोमिनेंस दिखाने के लिए, वो फैक्ट अलग है, वो मुद्दे अलग है, उन पर बात किसी दिन अलग वीडियो में करेंगे। अभी हमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बैकग्राउंड समझना है, तो इसलिए हम उन चीजों को टच नहीं करते हैं अभी। तो 1962 में क्या हुआ, हमारे पास इंडो पाक सॉरी इंडो चाइना वॉर भी। तो वहां पे डोमिनेंस करने के लिए, जिसमें हमें पता है इंडिया क्या हुआ बुरी तरह, क्योंकि इंडिया उभर रहा था देश। ठीक है, धीरे 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 स्टेबल हो रहा था, डेवलप नहीं कहते, धीरे धीरे स्टेबल हो रहा था। ठीक, तो इस वजह से ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज थे नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं, तो हम चाइना को क्या करने पाए, काउंटर नहीं कर पाए। ठीक, इस वजह से क्या दिक्कत हो गई, इस वजह से हम 1962 की वॉर क्या गए, हार गए। ठीक, 1962 की वॉर हार गए, तो 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर रहे थे, अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे थे, किसका, चाइना का, उससे पहले तक। ठीक, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने गवर्नमेंट को घुटनों पे ले आए। ठीक है, गवर्नमेंट को माथा टेकने पे मजबूर कर दिया कि आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि ये क्या हुआ, ये सिनेरियो क्या हुआ। ठीक, यही एक रीजन था कि 19 मई 1964 में नेहरू जी की क्या हुई, डेथ। एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है इंडो चाइना वॉर को, कि नेहरू जी की क्या हुई, डेथ हुई है। ठीक, क्योंकि नेहरू जी काफी ज्यादा विश्वास करते थे चाइना पे। ठीक, इस वजह से नेहरू जी ने हर एंड पे चाइना का सपोर्ट किया, लेकिन बैकफायर हुआ है। ठीक, बैकफायर हुआ तो अपने ही कंट्री से भी बैकफायर हुआ, अपने ही कंट्री से बैकफायर हुआ, तो शायद नेहरू जी इस चीज को क्या हैंडल नहीं कर पाए, इस वजह से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, अब इससे रिलेटेड कि अब देखिए अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही नेहरू जी मर गए, नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमारे देश में एज अ प्रधानमंत्री थे वो, उनकी एज अ प्रधानमंत्री डेथ हुई। ठीक है, तो हमारे कंट्री में वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम इन द सेंस कि अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गद्दावर नेता थे नेहरू जी, अब नेहरू जी के बाद गद्दावर नेता कौन था, अब इस पे बात होने लग गई। जो विदाउट एनी डाउट मोरारजी देसाई जो थे, वो नेहरू जी के बाद क्या थे, गद्दावर नेता थे। ठीक है, वो काफी सुदृढ़ व्यक्ति थे, मतलब सिविल सर्विस क्रैक करके गए हुए थे। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर थे, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते थे, तो इस वजह से, और गांधीवादी विचारधारा के थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात, तो इस वजह से क्या हुआ, ये गद्दावर नेता थे। लेकिन इसी टाइम पे 1964 से 1967 में, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट जी थे वो के कामराजन थे, के कामराजन जी थे। ये क्या, तमिलनाडु के 9 साल तक क्या रहे, सीएम रहे के कामराजन जी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये प्रेसिडेंट थे, तो क्या ये अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार समझते थे, नहीं समझते थे। ये इसलिए नहीं समझते थे क्योंकि इनका विश्वास था कि बहुत रिस्की गेम है, पीएम बनना बहुत रिस्की गेम है। ठीक, तो ये अपने आप को एज अ किंग में, हाँ, इनको कहा भी जाता है, के कामराजन जी को का के कामराज जी को क्या, किंग मेकर कहा जाता है भारत के संविधान में। ठीक है, ठीक, भारत की राजनीति में। तो के कामराजन जी ने क्या किया, दो हमारे पास कैंडिडेट थे, एक थे हमारे पास मोरारजी देसाई, दूसरे थे हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री। तो इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी चली कि लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या बनाया गया, जबकि इनका इनका व्यक्तित्व, लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व मोरारजी देसाई से ऊपर नहीं था, कद पार्टी में भी कद ऊपर नहीं था। ठीक, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका कार्यकाल बड़ा नॉर्मल रहा, ऑर्डिनरी सा कार्यकाल रहा, बड़े सज्जन व्यक्ति थे ये। ठीक, ये इनकी इनकी बातें मानते थे, मतलब जनता तक इनके साथ बहुत कनेक्ट करती थी,
एक टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने जिस टाइम जंग का टाइम था 1962 में वॉर भी, उसके बाद काफी क्राइसिस देखने के लिए मिला, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा था। तो वहां पे इन्होंने क्या कहा कि मंडे नाइट को हम क्या करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, थोड़ा अनाज सेव करने के लिए। तो काफी हद तक जनता ने क्या किया, इनकी बात सुनी और मानी, ठीक। अब क्या हुआ कि इस बीच अभी तक ये नॉर्मल कार्यकाल चल रहा था, लेकिन सडनली 1965 में हो गई इंडो पाक वॉर। और वहां पे शास्त्री जी ने क्या किया, चतुराई से इंडिया क्या कर दिया, इंडिया जीत गया, ठीक है। और इंडिया जीत गया तो यहाँ पे शास्त्री जी की भयंकर पब्लिसिटी हो गई, बहुत फेमस हो गए शास्त्री जी अब, ठीक है। इनका नारा जय जवान जय किसान बहुत ज्यादा फेमस हो गया, हर किसी के मुंह पे यही नारा था, शास्त्री जी की वाहवाही हो गई, ठीक। सिमिलरली 1966 में 1966 में समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, ठीक है। तो ये भाग लेने गए ताशकंद समझौते में, और वहां क्या हुआ, 11 जनवरी 1966 को समझौता हुआ, और उसी रात को, ठीक है, उसी रात को इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ में कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी है, उस पर भी हम अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक प्रॉपर डिबेटेबल टॉपिक है। तो अभी तक की सिचुएशन ये थी कि इन ये ताशकंद के, और यहाँ इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि नॉर्मल हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हुई, और क्योंकि इनको पहले भी एक हार्ट अटैक आ चुका था, इस वजह से उस समय की जो स्थितियां थी वो बहुत जटिल हो रही थी, ठीक। तो हो सकता है कि ये रीजन रहा हो कि इनको हार्ट अटैक पड़ा, ठीक। तो ये शास्त्री जी से रिलेटेड बात थी। अभी देखिए दूसरी बार कार्यकारी प्रधानमंत्री, इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी से पहले गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 10-12 दिन रहे, ठीक। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, उसके बाद भी तुरंत 12 तारीख को गुलजारी लाल नंदा जी फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर रहे थे, निर्वाह कर रहे थे। अब एक बार फिर पार्टी में डिबेट आ गई, पार्टी में डिबेट चल गई कि भाई अब क्या होगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा क्या, पीएम, कौन बनेगा पीएम। मोरारजी देसाई बहुत एक्टिवली कह रहे थे कि यार ये तो मेरा हक है अब, क्योंकि इतने टाइम से हम लगे हुए हैं और ये चाह रहे थे कि ये क्या बने, एक बार इंडिया को सर्व करें एज अ पीएम, ठीक है। लेकिन फिर इंटरनल पॉलिटिक्स के काम, अब के कामराज के पीछे क्या था, क्योंकि ये बहुत सुदृढ़ विचारधारा के व्यक्ति थे, ये अपने ओपिनियन में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, ठीक। तो के कामराजन को ये भय बना हुआ था, ये डर बना रहता था कि ऐसा ना हो कि इनको हम कंट्रोल ना कर पाए और ये देश अपनी मनमानी से चलाए। इनके पर्सनल क्या थे, पर्सनल डर था इनको अपना, ठीक, पर्सनल लालच कह लो, ग्रीड कह लो, कुछ भी कह लो, इनका पर्सनल ओपिनियन भी था, और इनको पर्सनल ग्रीड कह लो, अच्छा लगेगा, ठीक, वो भी था। इन्होंने क्या किया, मोरारजी देसाई को फिर पीएम बनने नहीं दिया, इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते। अब कौन उभर के आया, अब आई उभर के इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी जी क्या बनी रही, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब के कामराजन जी ने क्या किया था, के कामराज जी ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया, ये सोच के टाइटल दिया गूंगी गुड़िया, गूंगी गुड़िया, कि ये पपेट की जैसे हम इसको पीएम की गद्दी पे बिठा देंगे और हम क्या करेंगे, देश का राजपाट चलाएंगे, ठीक है, देश को चलाएंगे। लेकिन जब गूंगी गुड़िया ने अपने असली रंग दिखाए, गूंगी गुड़िया ने जब दिखाया कि मुझ में कितनी पावर है, ठीक है, मैं प्रॉपर शासन प्रशासन चला सकती हूँ, तो खे कामराजन जी दंग रह गए, ठीक है। ये जो प्रॉपर इंदिरा गांधी जी ने कैसे जुडिशियल सिस्टम को डोमिनेट किया, कैसे जुडिशरी घुटने टेकने पे मजबूर हो गई, और फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही इंदिरा गांधी जी कमजोर हुई, वैसे ही जुडिशरी ने कैसे बैकफायर किया, ये सब चीजें हम कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखें और इस वीडियो को कंटिन्यूअस रिवाइज करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाए। धन्यवाद।